हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया, मजे में। ठीक है, अपन लास्ट शो में बात की, क्या बात की थी? अकाल सूखा हो चुका था। ठीक है, अपन आज जो बात करेंगे वो करेंगे मृदा, मिट्टी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मृदा के बारे में बात करेंगे। पढ़ा रहा था, लेकिन साथियों क्योंकि क्लास बड़ी है, 2 घंटे में टॉपिक अपन कर लेंगे, है ना। वो टॉपिक आपका छोटा ही टॉपिक है, वो मैं कर दूंगा उसको। मैथ ना मिले, मैथ मिल गया आपको? मैथ ना मिला, नहीं मिला ना? मैथ नहीं मिला इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, कि मेरी बात भूल गई। हाँ, वो बताना बाकी है। आ जाए, आ जाए। हाँ साथियों, चले हेडिंग डाल दे करा राजस्थान में मृदा। कोशिश ये है कि अपना अपन पूरा इसको आज पढ़ लें, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, तो अपन प्रयास करेंगे कि इसको पूरा अपना आज ही कर लें। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मृदा क्या है। आप सब जो है यहाँ पे वैसे भी कृषि के विद्यार्थी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको वैसे अच्छा नॉलेज होगा इसका, मिट्टी का। पहली बात तो ये कि जो मृदा का अध्ययन जिसमें आप करते हो उसे आप क्या कहते हो? पेडोलॉजी। क्या बोलते हो? तो पहली बात तो यहाँ पे हो चुकी है कि मृदा अध्ययन जिसमें आप कर रहे हो वो आप कर रहे हो पेडोलॉजी में। इसमें कर रहे हो? पेडोलॉजी में आप इसका अध्ययन करते हो। आवाज कम करूं तो ये किसमें कर रहे हो? पेडोलॉजी में कर रहे हो। तो मृदा अध्ययन जिसमें आप कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? उस शाखा को हम कहते हैं पेडोलॉजी। अब बात ये आ रही है कि मृदा क्या है, तो बताएगा। एक व्यक्ति का नाम मैं लिख रहा हूं, डॉक्टर बेनेट। डॉक्टर बेनेट, इसकी शायद कोई डेफिनेशन आपको याद हो। इसने कहा कि मृदा जो है वो धरातल के ऊपर असंगठित जो तत्व है, असंगठित तत्व हैं जिनका निर्माण चट्टानों के चूर्ण और वनस्पति से हुआ है। मतलब मृदा है क्या? मृदा हम कह रहे हैं सर, मृदा एक तरह से चट्टानों का चूर्ण है, लेकिन क्या केवल चट्टानों का चूर्ण नहीं है? नहीं है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ बाग लगा हुआ है मार्बल, हमने इसको लिया एक टुकड़ा और पीस दिया, बिल्कुल बारीक कर दिया, क्या मिट्टी बन गई? नहीं। मिट्टी बनने के लिए मिट्टी में पोषक तत्व चाहिए, जो कहां से आएंगे? वनस्पति से आएंगे, जलवायु से आएंगे, है ना। और उनका योगदान होगा तब जाके वो जो चूर्ण है वो बनेगा मिट्टी। तो क्या बोला इसमें? इसने ये बोला कि सर धरातल के ऊपर असंगठित आपके जो है ये तत्व है जिसका निर्माण चट्टानों के चूर्ण और वनस्पति से आपका हुआ है, या पोषक तत्वों के मिलने से हुआ है। क्लियर? कौन कह रहा है ये बात? डॉक्टर बेनेट कह रहा है। इसको अपने को ध्यान रखना है। फिर मैं आपसे और बात करता हूं कि मृदा जो है उसके प्रकार कैसे हम बांटेंगे। कि हम जब बात करते हैं मृदा के वर्गीकरण की, तो हम एक बात करेंगे स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर मृदा के प्रकार। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर मृदा।
स्थान के आधार पर मृदा। अब स्थान के आधार मृदा जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? एक मिट्टी जिसे हम कहेंगे स्थानीय मृदा, स्थानीय मृदा, और एक मिट्टी होगी विस्थापित मृदा। क्या हो जाएगी? अब बात ये आ रही है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बताएगा आपको से अंतर? तो बताएगा। एक हम कह रहे हैं स्थानीय और एक हम कह रहे हैं विस्थापित। सोचो। चलिए, आप लोगों ने कह दिया कि स्थान विशेष मिलेगी तो क्या कहलाएगी? स्थानीय। क्या कहलाएगी? स्थानीय कहलाएगी। आपने कह दिया, ठीक है। फिर विस्थापित क्या होगी? वो कहां मिलेगी? चलो सुन लो बात को। कुछ लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो आप बताने का। स्थानीय मृदा जो है उसका निर्माण स्थानीय चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? स्थान की जो चट्टानें, वहां जिस तरह की चट्टानें मिल रही है, उन चट्टानों से अगर निर्माण हुआ है तो क्या हो जाएगी? स्थानीय मृदा। जैसे हम पढ़ कर आए थे कि भारत के अंदर जो है एक सबसे बड़ा पठारी भाग है, जिसे क्या बोलते हो? दक्कन लावा पठार। याद आ रहा है? उसका निर्माण हुआ किससे? लावा से। और हम जानते हैं कि जो मिट्टी लावा से बनेगी उसका रंग कैसा होगा? काला। क्या हो जाएगा? यानी वो क्या है? वो स्थानीय चट्टानों से निर्मित है। इस तरह से कहीं पर लाल पत्थर है, लाल चट्टानें हैं, तो मिट्टी कैसे बन रही है? लाल, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? लोहे की मात्रा ज्यादा है। तो यानी क्या होगी? ये स्थानीय मृदा के उदाहरण है। इसके उदाहरण आपके लिए स्थानीय मृदा के उदाहरण है। दूसरा जो आप पढ़ रहे हो विस्थापित। विस्थापित, विस्थापित जो शब्द आया है वो आया है विस्थापन से। किसका आया है? क्या होता है विस्थापन? विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना, यही विस्थापन होता है। तो यानी कि इसमें जो मिट्टी आप बात कर रहे हो विस्थापित मृदा की, इसका निर्माण तो कहीं और हुआ है। निर्माण क्या हुआ है? कहीं और हुआ है, लेकिन ये मिट्टी मिल कहीं और रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है आपका, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं सब कुछ पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग से निकली क्या निकली साथियों? नदी। क्या निकली? और वो नदी निकल रही है और नदी बहते हुए आ रही है, और यहाँ पे जो ये इलाका है इसमें कटाव कर रही है। क्या कर रही है? कटाव कर रही है। और यहाँ कटाव करने के बाद में, यहाँ जो आपकी कटाव करने के बाद में जो मिट्टी थी, जो इसके ऊपर जो मिट्टी थी, उसको अपने साथ बहा कर लेके आ रही है और इस मैदानी भाग में जमा कर रही है। कहाँ जमा कर रही है? मैदानी भाग में जमा कर रही है। और इस मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं? जलोढ़ क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? क्योंकि जल प्लस ओढ़, जलोढ़ मतलब जल द्वारा ओढ़ाई गई। जल द्वारा ओढ़ाई गई। भाई ये मान लो सरफेस है, इस सरफेस में क्या हुआ कि नदी आई और नदी अपने साथ मिट्टी को ले गई और यहाँ मिट्टी को बिछा दिया। ठीक है, क्या बोला आपने इसको? जलोढ़। क्या हुआ? ये विस्थापन। कहाँ की थी मिट्टी है? ये मिट्टी यहाँ की थी, पर्वतों पे थी, यहाँ पे थी, और यहाँ से नदियां जो है बाहर कर निकली। आपने नोटिस किया होगा इस बात को कि जब नदी बहती है बरसात के समय में, उसका पानी जो है, उसका रंग जो है होता है मटमैला। कैसा होता है? क्यों होता है? उसमें वो जो है मिट्टी घुली हुई है ना, इस वजह से क्या होगा? उसका रंग मटमैला होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब पानी कहीं बढ़ जाता है और थोड़े टाइम बाद वो पानी उतर के क्या होता है? शुद्ध, साफ हो जाता है। हाँ है ना? मिट्टी का जिंदगी सेम यहाँ पर आपका जो है जो मिट्टी आती है वो मैदानी भागों में यहाँ पे जमा हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको? जलोढ़। इसका उदाहरण हो गया आपका ये हो गया विस्थापित का। एक और उदाहरण लेते हैं। मैंने आपको बताया कि भारत जो हमारा है, इस भारत के पश्चिम में क्या है साथियों? थार मरुस्थल। क्या है? थार मरुस्थल है। और यहाँ पे रेतीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी मिल रही है यहाँ पे? यहाँ पे रेतीली मिट्टी का विस्तार है। किसका विस्तार है? रेतीली मिट्टी का विस्तार है। अब क्या हुआ है कि जो ये मिट्टी आपकी रेतीली है, यह रेतीली मिट्टी पवन के द्वारा, किसके द्वारा? पवन के द्वारा उड़कर कहाँ आ रही है? पूर्व की ओर। कहाँ आ रही है? पूर्व की ओर। हमने कहा था कि आने वाले 80 वर्षों में जो अरावली का पूर्व का भाग है वो पूरा हो जाएगा मरुस्थल। कैसे हो जाएगा? यहाँ से जो मिट्टी आपकी उड़ के आ रही है, यह मिट्टी आपकी कहाँ जमा हो रही है? इस जगह पे हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है विस्थापन। क्या हो रहा है? ये भी डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो विस्थापन हो रहा है वो हो रहा है जल के द्वारा, और यहाँ पे
पवन या वायु के द्वारा हो रहा है, हाँ या ना? तो ऐसी मिट्टी जिसकी उत्पत्ति कहीं और हुई और वो जल या वायु या अन्य किसी माध्यम से किसी और स्थान जाके जमा हो जाती है तो वो कहलाएगी विस्थापित मिट्टी। बड़ा सिंपल प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन सा या कौन सी विस्थापित मिट्टी का उदाहरण है या स्थानीय मिट्टी का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई आपत्ति किसी की कर लोगे। अब हम यहां से और आगे बढ़ते हैं, पहले समझेंगे हम बातों को। एक आपका बिंदु है कि हम मिट्टी को बांटते हैं रंग और गुण के आधार पर। किसके आधार पे? बचपन से अपन यही पढ़ते हुए हैं कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हाँ या ना? किसके आधार बांटा आपने? इसको बांटा है रंग के आधार पे और उसके गुण के आधार पे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सामान्य रूप से आप जो कृषि करते हो तो कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हो? राजस्थान में कौन सी है? ज्यादातर हम जो देखते हैं वो है जलोढ़। कौन सी है? भूरी, राइट, आया ना? और अगर हम बात करें तो सबसे खराब मिट्टी जिसमें हम कृषि नहीं कर पाते हैं वो है रेतीली। कौन सी है? रेतीली। तो आपको कैसे पता लगा? ये पता आपको लगा उसके रंग और गुण के आधार पर। तो ये जो भूरी मिट्टी है वो उपजाऊ है और जो रेतीली मिट्टी है वो आपकी उपजाऊ नहीं है। तो कृषि के लिए आपका जो उपयोगी मिट्टी है वो कौन सी? भूरी है। कौन सी है? भूरी। हमको पता लग गया। अब ये जो आप बात कर रहे हो रंग और गुण के आधार पे, इसमें हम जो है बहुत सारी मिट्टियां पढ़ेंगे। अब इसी में हम एक बात और यह जोड़ लेते हैं कि मिट्टियां और भी है हमारे पास में, इसके आधार पर रंग और गुण के आधार पर तो हमने बात कर ली। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे एक प्रकार और हम देखेंगे, अभी मैं सबको धीरे बढ़ूंगा यहाँ पे। एक हम और बात करेंगे रासायनिक संरचना और गुण के आधार पर मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। कुछ जानकारी है इसके बारे में? कोई सामान्य जानकारी इसके पास है? हाँ, पीएच मान। और कोई? आप जब मिट्टी पढ़ते हो तो यहां पे एक शब्द आ रहा है वैज्ञानिक वर्गीकरण। क्या आ रहा है? वैज्ञानिक वर्गीकरण आपका शब्द लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके बारे में कोई नॉलेज आपको है? वैज्ञानिक वर्गीकरण में आपने शायद नाम बताता हूं, आप लोग हम सुने होंगे, एंटीसोल, इंसेक्टिसोल, सुना है? ये कहां से आया? कहां से आया? यूएस की थी, यूएसए की। कहां की थी है? जो अमेरिकी वैज्ञानिक है उनके द्वारा मृदा को बांटा गया। कितने भागों बांटा? 12 भागों बांटा गया। ठीक है, उनमें से कुछ हमारे पास भी है, राजस्थान में भी है 5 प्रकार। कितने प्रकार की? और ये जो बांटा है आपने, उसको बांटा है किसके आधार पे? ये बांटा है आपने उसकी रासायनिक संरचना और गुण के आधार पर बांटा है। जो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, एंडोसोल, एंटीसोल, इंसेक्टिसोल, वर्टिसोल, है ना? ये सारी बातें हम जो है करेंगे इस वाले बिंदु में। ठीक है, इसको जो बांटा है उसे क्या बोलते हो आप? कुछ है इसका नाम? मृदा? किस प्रकार का, क्या नाम है इसका पूरा? ये सुना है कहीं? सीएससीएस का नाम सुना है? कॉम्प्रिहेंसिव सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये सुना है? ये आपका जो आप पढ़ोगे वो यही है। ठीक है, पर इसकी बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका, उसके तहत आपने बांटा और उसमें से आप जो बात कर रहे हो वो बात कभी करोगे 5 प्रकार की मिट्टी की, जो मैं आपके सामने यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद में एक हमारा और डिपार्टमेंट है, वो है हमारा राजस्थान का कृषि विभाग। और ये ध्यान रखना कि आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें अगर ये प्रश्न पूछ रहा है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे इसी डेटा से प्रश्न बनेगा। आया वो प्रश्न है, जैसे लाल मूंग मिट्टी कहाँ मिलती है? 2016 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके पेपर में प्रश्न था कि लाल मूंग मिट्टी कहाँ मिलती है, और वहां क्या हुआ कि ऑप्शन दे दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा और एक दिया डूंगरपुर उदयपुर। अब यह ध्यान रखना कि जो आपका कृषि विभाग राजस्थान है इसके अकॉर्डिंग केवल आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ही लाल लोमी मिल रही है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसके आधार पर, रंग और गुण के आधार पर, तो लाल लोमी मिट्टी आपके दक्षिण उदयपुर, यानी जो अभी आपका कुछ इलाका आ रहा है सितंबर के अंदर, उसमें भी आपकी लाल लोमी मिट्टी मिलती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस डेटा को ध्यान से याद करना है, जो इसमें बोर्ड रखा है उसी को याद करना है। अच्छा, इसमें क्या है, कई सारे जिले गायब है। जब इसको दिया गया इस वर्गीकरण को, उस समय आपके वो जिले नहीं बने हुए थे, नहीं बने हुए थे, इस वजह से वो गायब है। तो
अब वो गायब है। अब मान लो कि आपसे पूछ रहे इसके अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना से मान लो गंगानगर की बात करें तो गंगानगर क्या बना आपका हनुमानगढ़, क्या बना हनुमानगढ़ बना। तो यहाँ ध्यान रखना कि जो साइड रुपीज रेवेन्यू है वो आपकी वहां भी मिलेगी। अब गंगानगर से क्या बन गया आपका अनूपगढ़, क्या बन गया, वहां भी ये मिट्टियां मिलेगी। लेकिन फिर भी जब कोई डेटा सरकार का है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा साइड रुपीज कहाँ मिलती है, वहां क्या होगा ऑप्शन में गंगानगर, आपको वहां टिक लगा के ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। गवर्नमेंट डेटा में किसी तरह का दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा दे रखा है याद कर लो, बस ये दिमाग लगाना है इसमें। आगे बढ़ेंगे, इसको मिट्टी गायब है, मैं आपको उसी बता दूंगा लिस्ट। यहां से हम आगे बढ़ते हैं। एक जो अभी आप कह रहे थे, मैंने कहा था, तो यहां किसी ने बताया पीएच मान के आधार पर, पीएच मान के आधार पर मिट्टियां आपकी जो है वो अलग अलग है। कौन कौन सी सकती है, बिल्कुल पीएच जो स्केल होता है इसमें हम देखते हैं 0 से कितना होता है 14 तक क्रमांक होते हैं। 7 न्यूटन है ना, 7 से कम अम्लीय और 7 ज्यादा क्या है आपका क्षारीय मिट्टी आपकी होती है। 3 प्रकार की मिट्टी आप पढ़ेंगे, अम्लीय, क्षारीय, उदासी। अम्लीय, क्षारीय और उदासी, ये 3 प्रकार की मिट्टी आप पढ़ेंगे इसके आधार पर पीएच मान के आधार पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सबसे जो ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना यहाँ पे है वो इससे है, मृदा की समस्याएं। समस्याएं राजस्थान के अंदर मिट्टी को लेकर बहुत सारी है, केवल राजस्थान नहीं पूरे भारत में। आपको जब बात आप करते हो कि भारत के अंदर जो है हरित क्रांति क्या हुई थी, हरित क्रांति आपकी हुई थी, तो हरित क्रांति के बेनिफिट तो हमने देख लिए, लेकिन जो नुकसान हो रहे वो देख रहे हो, क्या नुकसान हो रहे हैं। आपने जम के केमिकल जो है छिड़का मिट्टी पे, अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो उत्पादकता बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अब क्या हो रहा है उत्पादकता उसकी घटती जा रही है। तो ये लॉस आपकी जो है वर्तमान में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये समस्या है आपकी, किसकी है समस्या, मिट्टी की गुणवत्ता की। तो जो गुणवत्ता है मिट्टी की उसमें धीरे क्या हो रही है, कमी है। क्या हो रही है, पहले सिस्टम हुआ करता था कि हमारे पास में कोई जो है रासायनिक जो है खाद नहीं थी, तो हम देसी खाद का उपयोग करते थे, है ना, मूल रूप से गोबर का उपयोग करते थे। और अगर मान लो हमने कहीं कृषि की और मान लो उत्पादकता कम आ गई तो हम क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, कृषि जो भूमि थी उसको छोड़ देते थे, कहते हैं पड़ती छोड़ना, क्या बोलते हैं, साल भर 6 महीना 2 साल के लिए पड़ती छोड़ते थे और फिर वापस उसमें कृषि करते थे। तब तक क्या होता था, वो आपके जो गुणवत्ता है उसके अंदर वापस से वो आ जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा लोड है कि हम उसको प्रति छोड़ नहीं पाते। साल भर तो बहुत दूर की बात है, 1 महीना छोड़ नहीं पाते, हाँ या ना। जैसे आपने फसल काटी, आप दूसरी तैयारी करोगे, करते या नहीं करते, तो ये दिक्कत हो गई। क्या हो रहा है कि जो हमारी जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में धीरे कमी आ रही है। तो ये सारी बातें अपन जो है इस बिंदु में आज करेंगे। कुछ बातें जो है इसके बारे में छोड़ देंगे, सुपन आगे जो है चलते हैं। यहाँ से टाइम है इसमें, मैं केवल आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इससे आगे बात करते हैं। डालना हेडिंग में मृदा और लिखे मृदा अध्ययन की शाखा को, मृदा अध्ययन की शाखा को, अध्ययन की शाखा को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा अध्ययन की शाखा को पेडोलॉजी कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो साथियों, अगला बिंदु। डॉक्टर बेनेट के अनुसार, डॉक्टर बेनेट के अनुसार, डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा, मृदा धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपर स्थित असंगठित तत्व है, धरातल के ऊपर स्थित असंगठित तत्व है, असंगठित तत्व है, तत्व है जिनका निर्माण, जिनका निर्माण, जिनका निर्माण चट्टानों के चूर्ण व, जिनका निर्माण चट्टानों के चूर्ण, चट्टानों के चूर्ण व पोषक तत्वों, व पोषक तत्वों के मिलने से हुआ है। जिनका निर्माण चट्टानों के चूर्ण व पोषक तत्वों के मिलने से हुआ है, मिलने से हुआ है, हुआ है।
ठीक है, चले नेक्स्ट हम बात करते हैं, डालें आप हेडिंग में मृदा के प्रकार। क्या डालेंगे? मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार, मृदा के प्रकार। और लिखिए पहला बिंदु इसमें, स्थान के आधार पर मृदा। स्थान के आधार पर मृदा। तो प्रकार बहुत सारे हैं, तो पहला प्रकार हम क्या पढ़ रहे हैं? स्थान के आधार पर। देखो, स्थान के आधार पर मृदा। और लिखिए इसमें पहला स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा। स्थानीय मृदा। और लिखिए इसके अंदर साथ ही स्थानीय मृदा में लिखिए इसके अंदर, यह मृदा, यह मृदा, यह मृदा स्थानीय चट्टानों से, स्थानीय चट्टानों से, चट्टानों से निर्मित, निर्मित होती है। स्थानीय चट्टानों से निर्मित होती है, निर्मित होती है। उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है इसके? उदाहरण काली मिट्टी। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? काली मिट्टी। जो ब्लैक सोइल आपका है वो उसका आपका उदाहरण बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। काली मिट्टी कर दिया आप लोगों ने। चलिए इससे आगे नेक्स्ट देखो, अगला बिंदु विस्थापित मृदा। विस्थापित मृदा। और लिखें इस प्रकार की मृदा, इस प्रकार की मृदा का, इस प्रकार की मृदा का, मृदा का विस्थापन, मृदा का विस्थापन अपने मूल उत्पत्ति स्थल से, अपने मूल उत्पत्ति स्थल से होता है, अपने मूल उत्पत्ति स्थल से होता है, अपने मूल उत्पत्ति स्थल से होता है, होता है। लिख दिया। यह विस्थापन, यह विस्थापन जल व पवन द्वारा, जल व पवन द्वारा, जल व पवन द्वारा होता है, जल व पवन द्वारा होता है। किससे हो रहा है साथियों? ये जल और पवन द्वारा आपका जो है ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट हम इससे बात करते हैं आगे। ये तो हमने बात कर ली किसके आधार पे? आपका स्थान के आधार पर मिट्टी। अच्छा, विस्थापित में जो आपको लिखेंगे उदाहरण के, उसमें उदाहरण क्या हो जाएंगे? जलोढ़ और बलुई मिट्टी। जलोढ़ व बलुई मिट्टी क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण? जलोढ़ और आपका बलुई मिट्टी। जलोढ़ व बलुई मिट्टी। जलोढ़ कहां से आई थी? पर्वतों से, नदियों के द्वारा आई थी। और बलुई जो है वो वायु के द्वारा आपकी जो है एक साथ दूसरे स्थान पे आपका ट्रैवल करेंगे। चलिए फिर इससे आगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, डाले आप बिंदु मृदा का रंग व गुण के आधार पर वर्गीकरण। मृदा का रंग व गुण के आधार पर वर्गीकरण। मृदा का रंग व गुण के आधार पर वर्गीकरण। देखो इसमें ज्यादा अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये चीजें हम कहीं सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हो इसको आ रहा है वहां पे।
मैं केवल आपको इसका विस्तार कहाँ है वो लिखूंगा कि मिट्टी किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। बाकी सब जो डिटेल आप वहां पे पढ़ रहे हो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ जो आपका पहला बिंदु आ रहा है वो आ रहा है रेतीली मिट्टी। मिट्टी क्या आ रही साथियों, जो मिट्टी आपकी कौन सी है, रेतीली है। अब जब आप बात करते हो रेतीली मिट्टी की, तो जो रेतीली मिट्टी आपकी है हम जानते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगी, यह मिलेगी पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। और हम ये जानते हैं कि यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती है, इसके कण बड़े होते हैं और ये पानी को सोखती नहीं है। आया ना, तो ध्यान रखना कि जो आपकी मिट्टी है कौन सी वाली साथियों, जो आपकी मिट्टी रेतीली मिट्टी है ये पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि यह जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है, इसके कण बड़े होते हैं, पानी को सोखती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे और इसमें कुछ अगर बात करें तो ये ध्यान रखना कि ये उपजाऊ क्यों नहीं है। देखो उपजाऊ मिट्टी तब होती है जब उसमें पोषक तत्व मिलेंगे, और जो पोषक तत्व है वो है नाइट्रेट और आपके जैविक तत्व। हाँ या ना, जिसे कहते हैं ह्यूमस तत्व। तो नाइट्रेट और अगर आपकी ह्यूमस तत्व नहीं है तो वो पोषक मिट्टी आपकी नहीं होगी। तो इसमें इन दोनों की मिल रही है, आपकी कमी मिल रही है। फिर ध्यान रखना कि पश्चिमी राजस्थान जो है वहां पे आपका जो मिट्टी मिल रही है उसमें कैल्शियम ज्यादा मिल रहा है। क्या ज्यादा मिल रहा है, कैल्शियम जो आपका है वो ज्यादा मिल रहा है। और इस मिट्टी को हम कुछ उपभागों में बांट सकते हैं, जैसे आपका रेतीली बालू मिट्टी, ठीक है, जो बालू का स्तूप वाला जो इलाका है वहां मिलेगी। एक आपकी मिट्टी जो है कौन सी है, लाल रेतीली, इसमें लाल और रेतीली का आपका मिश्रण आपको देखने मिल रहा है। एक मिल रहा है पीली भूरी, कौन सी मिल रही है, पीली भूरी। और एक आता है क्षारीय लवणी। तो जहां हम देख रहे हैं कि जहां पर आपका केश की क्रिया ज्यादा होगी उस क्षेत्र में जो मिट्टी है उसमें लवण आपके ज्यादा आ जाएंगे, है ना। और वहां की मिट्टी कैसे जाएगी, लवणी, कैसे जाएगी, लवणी मिट्टी हो जाएगी। तो जहां जहां आप पढ़कर आए थे, क्या पढ़कर आए थे, टाट व रन पढ़ के आए थे राजस्थान में, उन क्षेत्रों में मिट्टी कैसे मिलेगी आपको, लवणी, कैसे मिलेगी, लवणी। जिन इलाकों में वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है उन इलाकों में आपको मिट्टी लवणी देखने को ही मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक सभी का। अब यहां से हम आगे बात करते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट मिट्टी आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है जलोढ़। जो जलोढ़ मिट्टी आपकी है उससे हम क्या कह रहे हैं, उससे हम कह रहे हैं टक्षारी। अब इसी मिट्टी को आप और नाम देते हैं काप। क्या कह रहे हैं, काप कह रहे हैं। आप इसे कह रहे हैं दोमट, क्या बोल रहे हैं, आप इसे कह रहे हैं भूरी, क्या बोल रहे हैं, भूरी। अब ये जो मिट्टी है ये आपकी ज्यादा उपजाऊ है। कैसी मिट्टी है आपकी, ज्यादा उपजाऊ है। ज्यादा उपजाऊ क्यों है, हर साल आ रहा है पानी, हर साल नई मिट्टी आ रही है। तो जब नई मिट्टी के बाद चीज क्या होगा, नए पोषक तत्व आएंगे और ये मिट्टी क्या हो जाएगी, उपजाऊ बनी रहेगी। हाँ या ना, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि किसी इलाके में आप खेती कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, तो वहां जैविक तत्व जो है वो ज्यादा होंगे या कम होंगे। भाई कोई कृषि भूमि आपकी है, उस इलाके में जैविक तत्व मतलब आप हर 3 महीने 4 महीने के अंदर फसल रोटेट कर रहे हो, तो वहां जैविक तत्व ज्यादा होंगे या कम होंगे। दो आंसर आ रहे हैं, ज्यादा भी आ रहा, कम भी आ रहा। जो कहते हैं ज्यादा होंगे साहब वो आ जाओ, ज्यादा वाले कम है, ज्यादा वाले कम है जाना। और जो कहते हैं कम होंगे वो कौन है, कम वाले ज्यादा है आपको। मतलब अधिकांश लोग कह रहे हैं कि कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्या रीजन है। रेगुलर जब आप कृषि करोगे तो क्या होगा, जैविक तत्व कम हो जाएंगे। जैविक तत्व आते कहां से, ह्यूमस तत्व कहां से आएगा, कहां से आएगा। बहुत सिंपल सी बात अपन करते हैं कि जैविक तत्व होता क्या है। हाँ, कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। वो कहां से आए, देखो एक बात समझो, इस बात को समझना। यहां जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप निरंतर इसमें कृषि कर रहे हो तो क्या स्थिति बनेगी। आपने क्या किया, 4 महीने हुए फसल लगाई और काट के आप ले गए, फिर नई फसल आपने लगा दी। जैविक तत्व तब बनेगा जब उस पेड़ पौधे की पत्तियां जमीन में गिरेगी, राइट। और वो जो है उसका जो है अपघटन होगा, और वो अपघटन ही क्या हो जाएगा, जैविक तत्व का निर्माण करेगा। अब यहाँ क्या होता है कृषि वाली भूमि में कि आप जो है जब फसल आपने लगाई वो काट लिया, उसकी पत्तियां लेकर गिरी नहीं, जब नहीं गिरी क्या हुआ, जैविक तत्व आपका नहीं बना, और जो पहले जैविक तत्व थे वो उसने ले लिए, है ना। इसी वजह से क्या होता है जब आप कंटिन्यूटी में कहीं खेती कर रहे हो तो वहां जैविक तत्व आपको नहीं मिलते। लेकिन जो पेड़ पौधा वाला इलाका कोई बागान है तो बागान की जो मिट्टी होगी उसमें जैविक तत्व आपको ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे,
क्योंकि वहां पत्तियां गिरती रहेगी, सड़ती रहेगी, और सड़ने से क्या होगा, उसमें जैविक तत्व बनता रहेगा। हाँ या ना? आप जब कृषि करते हो तो बार बार खाद की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है उसमें जैविक तत्व खत्म हो जाता है। तो बार बार आप फसल उगाओगे तो वो फसल क्या करेगी, वो जैविक तत्वों को ले लेगी। इस वजह से ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो साथियों है, आप जब भी जब कृषि करेंगे तो कृषि भूमि में थोड़ा सा जो है बार बार खाद डालने का जो रीजन है वो यही है कि इसमें जैविक तत्व बने रहे। क्या बने रहे? लेकिन जब आप कंपेयर करते हो किसी और मिट्टी से, मान लो रेती से कंपेयर करोगे तो रेती की तुलना में उसमें जैविक तत्व ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि आप इसमें कृषि कर पा रहे हैं। तो कुछ अंश तो गिर रहा है, कुछ अंश तो आपका गिर रहा है, इससे क्या हो रहा है, जैविक तत्व आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ चूना फास्फोरस जो कैल्शियम है उनकी कमी होती है। ठीक है, और जो आपकी मिट्टी है दूसरी, उसी तुलना में आपका जो है नाइट्रोजन और जैविक तत्व आपके हैं वो अधिक मिल रहे हैं, इसी तुलना में आपके बलुई की तुलना में, इसी तुलना में साथियों बलुई। मैंने क्या बताया था, नाइट्रेट और जो जैविक तत्व है वो आपके पोषक तत्वों के अंदर आते हैं, किसके, मिट्टी के। हाँ यार, ये आपने शायद पढ़ा होगा, मुझे पता जानते हो आप इस बारे में, नाइट्रेट जो है वो ज्यादा आपको पोषक तत्व मानते हैं, और साथ साथ क्या मानते हैं, जैविक तत्वों को। अब बात ये आ रही है कि जो मिट्टी आपकी ये है जलोढ़, ये कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको साथियों मूल रूप से कहाँ मिलेगी? मूल रूप से मिलेगी आपके मैदानी भाग में। कहाँ मिलेगी यह? तो जो आपका पूर्वी मैदानी भाग है वहां, प्लस इसके अलावा जहां भी नदी बेसिन है, जहां भी क्या है, नदी बेसिन आपके हैं, उन नदी बेसिन में आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी। कौन सी वाली? जलोढ़। कौन लेके आएगा? लेके कौन आएगा? नदी लेके आएगी ना, इसलिए आपको जो है ये वहां मिलेगी। यहां तक क्लियर का? चले नेक्स्ट हम बात करते हैं लाल पीली। क्या मैं बात कर रहे हैं? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली क्यों है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है? तो हम कहते हैं साहब लोहांश है। क्या इसके अंदर? लोहांश है, या इसके अंदर क्या हम कहते हैं, लोह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। क्या ज्यादा है इसमें साथियों? लोह ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो मिट्टी का रंग क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, तो मिट्टी का रंग पीला कैसे हुआ? इसके कारण हेमेटाइट और लिमोनाइट। ठीक, थोड़ा सा अपन इसको देसी भाषा में बात करें तो लोहा है, और लोहे का संपर्क जब पानी से होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपने देखा है कि लोहे पे जंग लग जाता है। राइट? आया ना भाई, लोहा है, लोहे का पाइप है, और अगर वो खुला है जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति है और उसका संपर्क पानी से हो रहा है, तो आप देखते हैं कि लोहे के पाइप में जंग लग जाता है। अभी तो जो पाइप लग रहे हैं किसके लग रहे हैं? पीवीसी के, प्लास्टिक के। लेकिन पुराने समय में हमारे जो घरों में पाइप लगते थे वो किस लगते थे? लोहे के। गाँव में भी मिल जाएंगे आपको। तो उनमें जंग कब लगता था? जब आपका कहीं से पानी टपक रहा होता था और उसका संपर्क ऑक्सीजन से हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वहां जंग हो जाता था। और जंग होता था उसका रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। ठीक है, अब ये जो पीला रंग हुआ है, ये जो प्रोसेस आपका हुआ है कि साहब लोहे ने पानी से संपर्क किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? तो ऑक्सीकरण की क्रिया की वजह से जो आपका लाल मिट्टी है उसका रंग कैसा हो रहा है? पीला। इसे हम क्या बोल रहे हैं कि जब आपका जल योजन की क्रिया होगी, क्या होगी? जल योजन की क्रिया होगी, या हम ये कह सकते हैं साथ कि यहाँ पे जल योजन के साथ साथ में एक शब्द और मेरे पर ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तब आपका जो मिट्टी है उसका रंग लाल से क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। हाँ या ना? अब एक और बात क्या करते हैं कि सब एक क्षेत्र हमारा है ऐसा जहां पे पीली मिट्टी मिलती है, उसे कहते हैं हल्दी घाटी। क्या बोलते हैं? अब हल्दी घाटी में कहते हैं सब युद्ध हुआ, युद्ध में इतना खून बहा कि मिट्टी का जो रंग है वो कैसा हो गया? पीला हो गया। कैसा हो गया? पीला हो गया। चलिए क्या बोलते हैं उसको? हल्दी घाटी। बट आप एक बात ध्यान रखना कि ठीक है, अच्छी बात है, इतिहास में बात हम करते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से वहां की जो मिट्टी है वो पहले लाल रही होगी, और आपका इस प्रोसेस के कारण क्या हो गया? इस मिट्टी का रंग पीला हो गया। और अगर आप वहां जाते तो पूरे इलाके के अंदर क्या है? मिट्टी का रंग पीला ही है। चट्टाने जो आपके आसपास उसका रंग कैसा है? पीला है। तो उसका कारण क्या है? प्राकृतिक है। क्या कारण है उसका? प्राकृतिक कारण है कि वहां पे युद्ध के कारण मिट्टी का रंग पीला हुआ। कोई आपत्ति किसी की? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो बताएंगे लोहांश के कारण। अभी पूछ सकता है लाल मिट्टी का रंग लाल से पीला क्यों होता है? क्या बताओगे? जल जल्दी आपका ऑक्सीजन की क्रिया है, इसके कारण आपका इसका रंग लाल हो जाता है, लाल से पीला हो जाता है। अब एक और बात, जो मिट्टी आपकी है लाल मिट्टी, उसमें नाइट्रोजन और जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी क्या मिलेगी? कमी मिलेगी, और जो लोहा है उसकी जो है मात्रा ज्यादा मिलेगी। अभी मिट्टी मिलती कहाँ है? लाल मिट्टी का क्षेत्र कौन सा आपका हो सकता है? तो एक जो क्षेत्र अभी आप बैठे हो उदयपुर, जो उत्तरी उदयपुर है
वहां ये मिट्टी मिलेगी। हल्दी घाटी कहाँ मिल रही है? हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा चित्तौड़ का इलाका जो आपका है वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो इलाका हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां लोहा आपका देखने को मिल रहा है वहां वहां पे मिट्टी आपकी लाल और पीली मिट्टी मिलेगी। ज्यादातर कहां मिलेगी? ज्यादातर आपकी जो है मिट्टी इन बेल्ट में देखने को मिलती है, उदयपुर और राजसमंद, मूलतः हल्दी घाटी का इलाका, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाल मिट्टी का ही एक और रूप है जिसे हम कहते हैं लाल लोमी। क्या बोल रहे हैं? उस मिट्टी और इस मिट्टी में अगर हम बात करें तो लाल लोमी में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है। लाल पीली की तुलना में ज्यादा जो आर्द्रता है वो कहां मिल रही है? लाल लोमी मिल रही है। और जो लाल लोमी मिट्टी है यह आपकी मिट्टी दक्षिण राजस्थान के अंदर मूलतः आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपके जो कृषि विभाग राजस्थान है उसके अकॉर्डिंग, और एक हम इसमें मेंशन कर सकते हैं दक्षिणी उदयपुर, जिससे वर्तमान में आप क्या कह रहे हो? सनूंबर जिला। इनमें आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। अब इसमें क्या है कि आर्द्रता ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से आप यहाँ पे ज्यादातर क्या उगाते हो? मक्का। क्या उगा रहे हो लाल में? लाल मिट्टी में क्या उगाते हो? मक्का और आलू। अरे हाँ के ना, तो अपने यहाँ जो है दक्षिण राजस्थान के अंदर कृषि के हो ना आप लोग, थोड़ा डाउट हो रहा है इसलिए। लाल मिट्टी क्या उगाते हो? मक्का उगाते ना, है ना? तो हमारे यहाँ जो दक्षिण राजस्थान की हम बात करते हैं तो इस बेल्ट में आपका मक्का जो है इसकी कृषि आप ज्यादा करते हैं। अब इस मिट्टी में अगर हम बात करें वापस से, तो ये देखो साथियों, जो बात वहां थी वही बात आपकी वापस यहाँ आ गई। ठीक है, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम आपकी उसकी कमी है, और जो लोहांश है और साथ में क्या है? पोटाश जो है उसकी मात्रा ज्यादा मिल रही है। दक्षिण राजस्थान के अंदर लाल मिट्टी में मक्का की कृषि करते हो। क्या करते हो? उगाने से उग रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर किसी लिए सुटेबल है? ये सुटेबल आपकी ज्यादा जो है मक्का के लिए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या आ रहा है? लाल व काली। अब देखो यहाँ पे लाल व काली का मतलब ये नहीं कि मिट्टी लाल भी दिख काली दिख, ऐसा नहीं है। लाल व काली का मतलब हुआ कि ऐसा कोई बेल्ट है जहां कुछ भाग में मिट्टी लाल मिल रही है और कुछ भाग में मिट्टी काली मिल रही है। मतलब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं एक ही खेत है, एक ही खेत में लाल मिट्टी की काली मिट्टी की, बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। कई बार विद्यार्थी देखता है सब क्या मिट्टी का लाल काला दोनों दिख रहा है, नहीं। एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करें कि कुछ ऐसा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर जहां पे दोनों प्रकार की मिट्टी मिल रही है, लाल तो मिल रही है और साथ में क्या मिल रही है? काली। दोनों के गुण अलग है और दोनों का क्षेत्र भी आपका अलग है, लेकिन कुछ ऐसा इलाका है जो संक्रमण क्षेत्र है जहां एक तरफ मिट्टी काली और एक तरफ मिट्टी लाल है। जैसे उदयपुर जो आपका इलाका है, इसमें अगर आप देखोगे जो क्षेत्र संपर्क में आ रहा है चित्तौड़ के, वहां मिट्टी कैसी है? काली। और जो क्षेत्र संपर्क में आ रहा है राजसमंद की, मिट्टी कैसी है? लाल। दोनों का मिश्रण हो गया यहाँ पे। फिर हम बात करें आगे यहाँ पे चित्तौड़ का इलाका, ठीक है, यहीं पर अगर आप बात करोगे तो डूंगरपुर का कुछ क्षेत्र, आपका बांसवाड़ा कुछ क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो बेल्ट आपके हैं वो आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे दोनों प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिल रही है, जहां पे एक क्षेत्र में मिट्टी लाल है, एक क्षेत्र में मिट्टी काली है। काली मिट्टी में क्या करते हो आप लोग? क्या उगाते हो? कपास और अफीम। क्या उगाते हो? हालांकि काली मिट्टी में सब उगा सकते हो, लेकिन जो मूलतः हम उगाते हैं वो कपास और आपका अफीम। ये दो की जो बात है आप यहाँ जो है साथियों ध्यान रखना आप लोग की दोनों जो फसलें आपकी है उनको आप ज्यादा इसमें उगाते हो। कौन चलते हैं यहाँ से लाल व काली की बात करते हैं, किसी बारे में बात करते हैं? लाल व काली के बारे में बात हम यहाँ पे करते हैं। देखो लाल मिट्टी के अंदर क्या ज्यादा आता है? लाल मिट्टी के अंदर आपका लोहा ज्यादा है और जो बाकी तत्व है वो कम है। हम बात करके इसकी आए हैं। अब यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी मिट्टी है वो कौन सी है? वो है मध्यम काली। कौन सी मिट्टी है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी अगर हम बात करें वो ये है जहां से प्रश्न बन सकते हैं। मध्यम कालीन जो मिट्टी आपकी है, पहली बात तो ये इसका निर्माण किससे हुआ? किससे हुआ? लावा से हुआ। लावा कैसा था? बेसाल्टिक। कितना लावा था? लावा जो था वो बेसाल्टिक लावा था। पतला था या मोटा था? पतला लावा था। तो निर्माण जो हुआ है वो हुआ है बेसाल्टिक लावा से। बेसाल्टिक लावा से निर्मित है, इसलिए हम इसे जो है बेसाल्टिक मिट्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इस मिट्टी के अंदर क्या गुण है?
मिट्टी के अंदर गुण ये है कि नमी अधिक है। क्या होगी साथियों, इसमें नमी धारण करने की क्षमता है वो इसमें ज्यादा है। नमी धारण करने की क्षमता साथियों क्या है, इसमें ज्यादा है। इसलिए क्या होती है, कई बार जब ज्यादा गीली हो जाती है क्या होती है, चिकनी हो जाती है। क्या होती है, चिकनी हो जाती है। हाँ या नो। साथ ही में इसलिए गुण हो रहे हैं कि अगर ये मिट्टी सूख गई तो सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। क्या हो जाता है, इसमें सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह मिट्टी जिसमें सूखने पर दरार पड़ जाती है वह कौन सी है, वह है आपकी काली मिट्टी। इसमें एक और बात करना कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह मिट्टी कौन सी है जिसमें सूखने पर दरार पड़ जाती है और स्वतः जुटी हुई दिखाई देती है। ध्यान रखना कि स्वतः जुटी हुई दिखाई कौन देती है आपकी, ये आपकी दिखाई देती है काली मिट्टी। स्वतः जुटी हुई दिखाई देती है मिट्टी आपकी कौन सी, काली मिट्टी। अब यहां से आगे पूछते हैं कि इसमें जो गुण है वो क्या है। ध्यान रखना यहां पे कि मैंने बताया आपको यहां पे साथियों कि जब आप बार बार कृषि करोगे तो क्या हो जाएंगे, जैविक तत्व आपके कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो आपके वो अधिक आपको जो मिल रहे हैं वो सब ठीक है। क्योंकि आपके राजस्थान में ज्यादातर जो मिट्टी है उसमें पोटाश और ये कमी है, नाइट्रोजन और ये पोटाश ये कमी है। अगर ज्यादा होते तो आप कभी भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते, केवल राजस्थान नहीं भारत में। अगर हमारी मिट्टी में ये नाइट्रेट ये पोटाश मिल रहा होता तो हमें इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं भूरी रेतीली। क्या आ रहा है नेक्स्ट। अब ये जो नाम आप देख रहे हो भूरी रेतीली, यानी ये भूरी और रेतीली का मिश्रण है। किसका मिश्रण है ये, भूरी और रेतीली का मिश्रण है। अब दिमाग लगाओ कि रेतीली मिट्टी कहां मिल रही है, पश्चिमी राजस्थान में। कहां मिल रही है, अब भूरी कहां मिलेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। भूरी कहां पड़ेगी, मैंने अरावली। मैंने क्या बताया था, भूरी मिलेगी नदी बेसिन में। भूरी मतलब जलोढ़ कहां मिलेगी, नदी बेसिन में। यानी कि ये ऐसा कोई ना कोई संक्रमण क्षेत्र है जहां पे मरुस्थल और नदियां कहीं ना कहीं मिल रही है। अब आप ये देखो कि हम नदियां पढ़कर आए थे, तो हम नदियां पढ़कर जब आए थे तो क्या हमने पश्चिमी राजस्थान में नदियां पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, लूनी और गग्गर। क्या पढ़ा था, और कुछ नदियां आंतरिक प्रवाह की पड़ी थी, राइट। यानी कि ज्यादा जो नदियां ज्यादा आपकी है वो सब नदियां आराम से निकल रही है, अधिकांश जो नदियां बड़ी थी। तो इट मींस ये जो आपका मिट्टी है भूरी प्लस रेतीली, ये आपका जो है मिश्रित मिट्टी है, जैसे भूरी और रेतीली का मिश्रण आपका है। और यह मिलेगी आपके अरावली के पश्चिमी ढाल पे। कहां मिलेगी, अरावली के पश्चिमी ढाल पर आपकी ये देखने को मिलेगी। तो जो अरावली का पश्चिमी ढाल है उसमें जो जिले आपके आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, बोलो मुंह से। अरे अरावली के पश्चिमी ढाल पर कौन कौन से जिले आ रहे हैं, सोचो, अरे सोचो। चलो ये मुझे बताओ, अजमेर आ रहा है क्या, आ रहा है अजमेर, नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा अजमेर, अजमेर के पश्चिम में मरुस्थल नहीं है ना। पाली आ रहा है, सिरोही आ रहा है भाई। जहां से आपका अरावली समाप्त और मरुस्थल स्टार्ट हो रहा है, इनमें से पूरा बेल्ट आ रहा है। इसी साथ में जोधपुर भी इसमें आ जाएगा, पाली का क्षेत्र इसमें आ रहा है, जालोर का इलाका इसमें आ जाएगा, कुछ भाग बाड़मेर का आएगा। ठीक है, तो ये जो वो बेल्ट है हम कह सकते हैं मूलतः लूनी बेसिन, और साथ में ऊपर एक बेसिन और आपका है जिसे कहते हैं गंगा बेसिन। इन दोनों बेसिन में आपको इन दोनों मिट्टियों का मिश्रण देखने को मिलता है, राइट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो आपका है मिश्रित मिट्टी है जो आपकी भूरी प्रकृति है। खासियत क्या है, खासियत ये है कि राजस्थान का अधिकांश भाग कहां है, मरुस्थल में। कहां है साथियों, मरुस्थल में। इसी वजह से पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान के किसान की पहली पसंद कौन सी है, कौन सी मिट्टी है, तो वो आपकी मिट्टी है भूरी रेतीली। क्या पूछा हुआ है कि राजस्थान के किसान की पसंद कौन सी मिट्टी है, वो है ये। क्यों, क्योंकि अधिकांश भाग हमारा पश्चिम में है और वहां पर कृषि करनी है तो कृषि इसी मिट्टी में हो सकेगी, इसके अलावा मिट्टी में नहीं हो पा रही वहां पे। इस वजह से क्या बोलने के कह रहे हैं साहब ये राजस्थान की कृषक की पहली पसंद मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं उससे। अब इस मिट्टी में जो बात आ रही है वापस वही बात आ रही है, ज्यादा कृषि करोगे तो क्या नहीं मिलेगा,
और ये तो इसी कम नहीं आपके पास है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ इसमें जानना कि ये मिट्टी के अंदर एक चीज आपको मिल रही था, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, नाइट्रोजन आपका जो है दूसरी मिट्टी की तुलना में ज्यादा मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कम ही मिलता हमारे यहाँ, लेकिन दूसरी जो मिट्टी राजस्थान मिल रही है उनकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलता है। चलिए लिखना स्टार्ट करें इसके अंदर। कुछ साथी बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं, बिल्कुल सांस बज रही है, ये जो प्राणी है खड़ा ये कब जाएगा, है तो ये प्राणी जो है खड़ा है ये भी जाएगा, ये 2 घंटे पढ़ाएगा है ना, और फिर ही जाएगा। ठीक है, आपको लगता था कि 1 घंटे बाद ये व्यक्ति हमको छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा, पढ़ूंगा। कोई दिक्कत आती है पढ़ते वक्त है? पर अगर दिक्कत आ रही है, अगर दिक्कत आ रही है पढ़ते वक्त, अगर लग रहा है कि यार थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाती या थोड़ा सा कुछ और हो जाता, तो ये समझना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे ऐसा लग रहा है कि साहब यार थोड़ा सा बोले थोड़ी है, इट मींस ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। दवाई जब होती है ना कड़वी, तो उसका क्या होता है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आपने होम्योपैथी नहीं दवाइयां कभी जाना कुछ हो रहा हो, मुझे ना होम्योपैथी सब दवाई दो, तो क्या देगा आपको, छोटी छोटी गोलियां देगा, वो मीठी मीठी लगती है, क्या लगती है, मीठी मीठी लगती है। अब उसका असर जो है वो लेट होता है। क्या होता है, असर क्या होता है, लेट होता है। लेकिन अगर आप जो है, जो हमारी दवाइयां हैं, कौन सी वाली, एलोपैथी वाली आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उनका असर ज्यादा होता है। पर वो कैसी होती है, कड़वी। कैसी होती है, कभी उसको दवाई को लेके मुंह में तोड़ के खाना तो स्वाद आएगा कि कड़वी है मीठी, कैसी होती है, पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ज्यादा हो, जल्दी होता है। तो ध्यान रखना कि जब आपको पढ़ते वक्त, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि यार बोरियत हो रही है, इट मीन्स कुछ मिल तो रहा है, ये ध्यान रखना। और ऐसा होगा, एग्जाम से पहले कई बार जो है हवा बन जाता दिमाग के अंदर कि मुझे कुछ नहीं आता। साल भर से तैयारी कर रहा होता है व्यक्ति, और 10 दिन 15 दिन पहले ये हवा बन जाता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ये भी होता है, ऐसा हुआ है। ये आप लोगों ने कभी एग्जाम की तैयारी की तो आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो चलो आपने तैयारी नहीं की है, और हुआ है तो तैयारी आपने की है। ये होता है 10-15 दिन पहले, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आ रहा है। तो वो जो टाइम है, उस दिन, उस समय में 1 दिन का रेस्ट करना, एक पूरा दिन अपने को मस्त रेस्ट करना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश करना, आराम से घूमो फिरो, मूवी देखो आराम से, कॉमेडी, ताकि तुम जो है उस चीज को भूल सको। तो जो हैंग ओवर हो गया ना दिमाग के अंदर, उसको डाल सको। तो वो परीक्षा में 10-15 दिन पहले हो सकता है, मान लिया। अगर अभी हो रहा है वो हैंग ओवर तुम्हारा, अभी हो रहा है तो फिर दिक्कत है, तो फिर ये समस्या वाली बात है। उस समय और चल जाएगा। अभी अगर हो रहा है कि साहब अभी तो कुछ नहीं आ रहा, तो फिर वो दिक्कत है। अभी आपका समय है जब आप गेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, और बाद में उसको अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अभी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो फिर वो आप सही ट्रैक पे हो, अच्छी बात है। आप सही ट्रैक को थोड़ा सा अपने आप को बिठा के और टिका के रखो। सिटिंग जो है वो सिटिंग बनाओ, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, कोशिश करो कि 3 घंटे टेबल से ना उठो। एक बार जम गया, कोशिश करो कि 3 घंटे में टेबल से ना उठो। अगर आपको 3 घंटे में खाना है तो 1.5 घंटा तक टिक जाओगे। कितना, आधा मान चलता हूँ मैं, हाफ। आप कह रहे हो मैं 14 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं हाफ मान लेता हूँ उसको, डायरेक्टली आधे ही करता हूँ, सीधा 2 का भाग लगा देता हूँ। अब अगर आप ये कह रहे हो 4 घंटे पढ़ता हूँ, पढ़ती हूँ, तो फिर कितना हो गया, नहीं चलेगा। कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए। हाँ जाए, चलो आप डालें हेडिंग में मृदा का रंग गुण के आधार पर वर्गीकरण, और लिखे पहला बिंदु रेतीली मृदा। रेतीली मृदा, रेतीली मृदा, और लिखो दोस्तों, यह मृदा, यह मृदा, यह मृदा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में पाई जाती है, पाई जाती है। इस मिट्टी में उर्वरता की मात्रा कम होती है। उर्वरता, फर्टिलिटी है ना, इस मिट्टी में उर्वरता की मात्रा कम होती है। कम होती है। इसके कण बड़े होते हैं, इसके कण बड़े होते हैं, इसके कण बड़े होते हैं।
तथा यह जल को नहीं सोख पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ना, तथा यह जल को नहीं सोख पाती, तथा यह जल को नहीं सोख पाती। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, इस मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस तत्व कम होते हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस तत्व कम होते हैं। नाइट्रोजन व ह्यूमस तत्व कम होते हैं तथा कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता होती है। नेक्स्ट, इस मिट्टी को निम्न भागों में बांटा जाता है। इसके कुछ प्रकार भी आपके हैं, निम्न भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, रेतीली बालू। सेकंड, लाल रेतीली। थर्ड, पीली भूरी। और फोर्थ, खारी ओब्लिक लवणीय। तो मैंने बताया खारी कहाँ मिलेगी आपको, वो बेल्ट जहां पे आप टाट पर नहीं पड़ता रहते हैं, खारी ओब्लिक लवणीय। इसमें अपने एक बात को रेड करेंगे, एक बिंदु है हार्ड पेन क्या है? जो हार्ड पेन है, एक्चुअल में जो रेतीली मिट्टी आपकी है, इस रेतीली मिट्टी के नीचे क्या हो जाएगा? क्या होगा? किसी पर में चूने की, बिल्कुल सही। जब आपकी रेतीली मिट्टी है, इसके नीचे जब चूने की परत आपकी पिस जाएगी, उससे हम कहते हैं हार्ड पेन। क्या कहेंगे उसे? हार्ड पेन। देखो साथियों, नेक्स्ट करो, हार्ड पेन। और देखो, रेतीली मिट्टी के नीचे जो चूने की परत पाई जाती है, उसे हार्ड पेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हार्ड पेन कहते हैं। कंप्लीट यहां तक। चलिए नेक्स्ट लिखोगे, जलोढ़ ओब्लिक कछारी ओब्लिक ताप ओब्लिक दोमट ओब्लिक बूरी। जलोढ़ ओब्लिक कछारी ओब्लिक ताप ओब्लिक दोमट ओब्लिक बूरी। जलोढ़ ओब्लिक कछारी ओब्लिक ताप ओब्लिक दोमट ओब्लिक बूरी। लिख दिया? क्या बताया था मैंने? ये मिट्टी कहां मिलेगी? ये मिट्टी मिलेगी आपको नदी जैसे में। ठीक है, देखो साथियों, देखो इस मिट्टी का जमाव नदियों द्वारा किया जाता है। इस मिट्टी का जमाव नदियों द्वारा किया जाता है। राज्य में यह मिट्टी पूर्वी मैदान व नदी बेसिन
नदी बैसिन क्षेत्रों में मिलती है। राज्य में मिट्टी पूर्व मैदान व नदी बैसिन क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ मिल रही है? पूर्व मैदान व नदी बैसिन क्षेत्रों में मिलती है। नदी बैसिन क्षेत्र आपके हैं, वहां पे ये मिट्टी आपको मिलती है, मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट, इस मिट्टी में अन्य मिट्टी की तुलना में, इस मिट्टी में अन्य मिट्टी की तुलना में जैविक तत्व अधिक होते हैं। जैविक तत्व अधिक होते हैं, जैविक तत्व अधिक होते हैं। लेकिन क्या बताया था मैंने कि जब निरंतर कृषि करते रहोगे तो क्या होगा? जैविक तत्व खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना? अधिक होते हैं। साथ ही नाइट्रोजन ऑब्लिक करना, नाइट्रेट भी अधिक होता है, अधिक होता है। तथा चूना, फास्फोरस व कैल्शियम की कमी होती है। तथा चूना, फास्फोरस व कैल्शियम की कमी होती है। किसकी कमी हो रही है? चूना, फास्फोरस और कैल्शियम क्या होती है साथियों? कमी होती है, कमी होती है। क्लियर है ना सभी का? अब यहां इस बात आ रही है नाइट्रोजन या नाइट्रेट की। मुझे बताओ, हालांकि मैं लिखूंगा अभी आप लोगों को आगे, कि मिट्टी में नाइट्रेट जो है किन फसलों को लगाने से बढ़ता है? दलहनी फसल। और मुख्य रूप से कौन सी? मुख्य रूप से कौन सी फसल? चने और, अरे उड़द और मूंग। क्या? जो मूंग होता है ना, आपने पढ़ा होगा दलहनी जो मिट्टी होती है उसकी जो जड़ें होती है उसमें क्या मिलता है? राइजोबियम नामक जीवाणु मिलता है, जो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को बदलता है नाइट्रेट में। आया ना? तो मूल तो दलहनी फसल, और एक अलग पूछे तो आपका जो है उड़द और मूंग जो है वो अपने यहाँ राजस्थान की अगर बात करें तो वो ज्यादा आपका यहाँ पे कारगर है। ठीक है? बाकी जिसमें बताया पता नहीं मुझे क्या बताया उन्होंने, पर ये जो मैंने पढ़ा होता हूँ। आगे लिखे दोस्तों, नेक्स्ट अपना अगला बिंदु, लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी, आपने क्या बताया था? सनई, हरी घास। खाद के अंदर कौन सी फसल उगाने से फसल में आएगा? गलनी हुई उसमें अगर पूछे तो उड़द मूंग जो आता है वो मूल है। चले, लाल व पीली मिट्टी को लिखे इसमें, लाल व पीली मिट्टी लिखे, लाल व पीली मिट्टी को लिखे इसमें। लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का रंग लोहांश पब्लिक लोह ऑक्साइड, लाल मिट्टी का रंग लोहांश पब्लिक लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण, की अधिकता के कारण लाल होता है, की अधिकता के कारण लाल होता है, विद्या। नेक्स्ट अगला बिंदु, इस मिट्टी में जल योजन ऑब्लिक ऑक्सीकरण, इस मिट्टी में जल योजन ऑब्लिक ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, जल योजन ऑब्लिक ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इसका रंग पीला हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है, इसका रंग पीला हो जाता है, पीला हो जाता है, नेक्स्ट देखो, इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, यह मिट्टी
यह मिट्टी उदयपुर राजसमंद, उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़ भीलवाड़ा, चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रों में मिलती है। उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रों में मिलती है। उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़ भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रों में मिलती है। कौन सी वाली? लाल पीली। नेक्स्ट देखोगे लाल लोनी। क्या जाएगा? लाल लोनी, लाल लोनी, लाल लोनी लिखे। यह मिट्टी लाल मिट्टी की तुलना में, यह मिट्टी लाल मिट्टी की तुलना में, लाल मिट्टी की तुलना में अधिक आर्द्र होती है, अधिक आर्द्र होती है। यह मिट्टी लाल मिट्टी की तुलना में अधिक आर्द्र होती है। लिख दिया, अधिक आर्द्र होती है। यह मुख्य रूप से, यह मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान में, यह मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर ऑब्लिक सलूम्बर, ऑब्लिक सलूम्बर जिलों में पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर ऑब्लिक सलूम्बर जिलों में पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? आपकी लाल लोनी, लाल लोनी। देखो इसमें लोहांश व पोटाश की अधिकता, लोहांश व पोटाश की अधिकता, लोहांश व पोटाश की अधिकता तथा नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम की कमी होती है, कमी होती है। ठीक है, कमी होती है। अब एक छोटी सी बात मैं मेंशन कर रहा हूं कि मान लो कोई गुणधर्म की बात में बातें होती है तो आप स्टोरी लाइन पढ़ रहे हो, उसमें जो दे रखा हो मान लेना, तो उसमें जो 11वीं 12वीं किताबें पढ़ा रहे जो सब पढ़ा होंगे उस बात को मान लेना, क्योंकि वो 11वीं 12वीं किताबों में कोडिंग है। ठीक है, अगर केवल आप राजस्थान जी के पढ़ रहे हो तो यहाँ काम आ जाता है। तो आपके स्टोरी लाइन मान लो कुछ और दे रखा हो, डेफिनेशन जो दे रही बिंदु दे रखा हो, तो उसको अपने मानना कि किताबों में कई बार क्या होता है गलती अगर मान लो वहां की है तो उसको अपने वही मानना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? उसको सही मानना पड़ेगा कि किताब में दे रखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला देखो लाल व काली, लाल व काली मृदा, लाल व काली मृदा, लाल व काली मृदा। और देखिए ये लाल व काली मिट्टी का मिश्रण है, लाल व काली मृदा लिखेंगे, ये लाल व काली मिट्टी का मिश्रण है, लाल व काली मिट्टी का मिश्रण है, मिश्रण है जो जो उदयपुर चित्तौड़, जो उदयपुर चित्तौड़, उदयपुर चित्तौड़ बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़ बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में, जिलों में मिलती है, जिलों में मिलती है। क्लियर? चलो हम इससे आगे नेक्स्ट देखो मध्यम काली। क्या लिखेंगे आप? मध्यम काली मृदा। किसी को पानी नहीं पीना हो तो वो एक एक करके जा सकते हैं ना, बाहर के बिल्कुल सब उनके डले गए। हाँ नेक्स्ट देखो मध्यम काली, मध्यम काली मृदा, मध्यम काली मृदा पर लिखें, लिखें इस मिट्टी का निर्माण,
इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है। बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है। बेसाल्टिक लावा चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। तथा स्वतः झुकी हुई दिखाई देती है। जुताई करते हैं ना, तुम खेतों में हल चलाते हैं, जुताई जुती हुई दिखाई देती है। स्वतः जुती हुई दिखाई देती है। अच्छा मुझे बताओ, जो काली मिट्टी है इसको कुछ और कहते हो आप लोग? क्या कहते हो? काली कपासी और रेगून। क्या कहते हो इसको? एक तो आप कहते हो रेगून, और कपास की कृषि कर रहे हो इसलिए आप इसे कहते हो काली कपासी। तो लिखो, काली मिट्टी को रेगून मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तथा इसमें कपास की कृषि की जाती है। इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तथा इसमें कपास की कृषि की जाती है। इसलिए इसे काली कपासी भी कहते हैं। क्या कह रहे हो इसको आप? काली कपासी मिट्टी भी कह रहे हो। अब क्या होगा इसमें? ये होगा कि सब ये किससे बन रही है? लावा से। किससे बन रही है? जब लावा जो आपका है इसके संपर्क में कोई चीज आएगी, क्या होगा? भस्म हो जाएगा, हाँ या ना? मान लो कि पौधा आ गया बीच में, क्या हो जाएगा? पौधा खत्म। उसके जो तत्व थे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट। हाँ या ना? हम इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस मिट्टी में आपको जैविक तत्व कम मिलते हैं। क्या हो जाएंगे? कम मिलते हैं। देखो इसके साथ क्यों? देखो इसमें जैविक तत्व को नाइट्रोजन की कमी होती है। जैविक तत्वों नाइट्रोजन की कमी होती है। और कैल्शियम और पोटाश अधिक होता है। कैल्शियम और पोटाश अधिक होता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट देखो, भूरी रेतीली मिट्टी। और इसमें लिखे साथियों आप, हाँ ठीक। कौन साथी है ये? हाँ बिल्कुल ठीक, आपकी जो है बात का पालन करेंगे अपन। मैं थोड़ा सा क्या है वो फ्लो बन गया, मैंने कहा चलो फ्लो बन गया, आप लोगों का शेयर ही गाड़ी चलने दो भाई। जब हाईवे चलती है और अगर आप 4 गेट डाल दिया है और सामने ट्रैफिक नहीं है, गाड़ी फिर क्या होती है? वो चलती रहती है। हाँ ना, तो गाड़ी चल रही थी, मैंने कहा ठीक है, किसी भाई ने कहा सब गाड़ी होल्ड पे लगाओ, होल्ड कर देंगे। चलो क्या कहते हो? चलो गाड़ी रुक गई है, स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, यह भूरी व रेतीली मृदा का मिश्रण है। मिश्रण है जो अरावली के पश्चिमी ढालों
जो अरावली के पश्चिमी ढालों पर, अरावली के पश्चिमी ढालों पर देखने को मिलती है। पश्चिमी ढालों पर जो स्लोप है वहां देखने को मिलती है। यह मिट्टी लूनी बेसिन के जिलों, लूनी बेसिन के जिलों में मिलती है। लूनी बेसिन के जिलों में मिलती है। लूनी बेसिन के जिलों में मिलती है। जो डिस्ट्रिक्ट आपके हैं उस बेसिन में वहां मिलती है। लूनी बेसिन के जिलों में मिलती है, डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। अब यहाँ पे मैं जिलों के नाम लिखवा रहा हूँ, तो क्या आपको दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत किसी को है? याद है ना जिले कौन कौन से हैं? भाई अजमेर से निकल रही है, नागौर जा रही है, पाली जा रही है, जोधपुर आपका इलाका है, जालोर है, बाड़मेर आपका है ना, और इधर सिरोही का इलाका आ रहा है। तो ये बेसिन किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा लूनी बेसिन में। कई बार हमको जो है वो चीजें जो है वो याद रखनी पड़ेगी, कॉमन सेंस से तो हो जाएगा अपना काम। आया ना? अगला लिखो, देखो इस मिट्टी को राज्य के किसान की पहली पसंद भी कहते हैं। राज्य के किसान की पहली पसंद भी कहते हैं। राज्य के किसान की पहली पसंद भी कहते हैं। इस मिट्टी में जैविक तत्व कम पाए जाते हैं। जैविक तत्व कम पाए जाते हैं। जैविक तत्व कम पाए जाते हैं। तो ये जो वर्गीकरण आप पढ़ के आए हो, ये सामान्य रंग व गुण के आधार पे आपने वर्गीकरण पढ़ा है मिट्टी का। किसका पढ़ा है साथियों? मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ा है आपने किसके आधार पे? रंग व गुण के आधार पर। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। क्या पढ़ना है साथियों? मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ना है। नेक्स्ट डालो हेडिंग, रासायनिक संरचना व गुण के आधार पर। रासायनिक संरचना व गुण के आधार पर, रासायनिक संरचना व गुण के आधार पर मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। रासायनिक संरचना व गुण के आधार पर मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, इसमें डिटेल आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, किसने दिया किसने नहीं दिया वो आपको पता है। जैसे कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था इसको, है ना। उसमें से कुछ मिट्टी हमारे राजस्थान में मिल रही है। मैं केवल आपको याद करवा देता हूँ, 5 प्रकार की मिट्टियां राजस्थान में मिल रही है। एरिडो, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी और वर्टी। ये 5 नाम हो याद रखने। कौन कौन से? बोलो। एरिडो, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी और ये जो 5 नाम जो आपने बोले, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अगर आपने सीक्वेंस याद रखा तो आपको ये मिट्टी जो है कहाँ मिल रही कहाँ नहीं मिल रही है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसको लिखाने से पहले यहाँ आपको ले आता हूँ राजस्थान के मानचित्र के ऊपर। यहाँ जो बात कर रहे हैं कि सब यहाँ 5 प्रकार की मिट्टी मिल रही है। जो 5 प्रकार की मिट्टी मिल रही है वो कहाँ मिल रही है उसकी बात यहाँ पे आपसे कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो 5 खंड बांटे हैं, इस 5 खंड में आप देखोगे कि 5 प्रकार की मिट्टियां आपको देखने को मिल रही है। कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पश्चिम में जो मिल रही है वो मिल रही है एरिडोसोल्स। कौन सी मिल रही है? एरिडोसोल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलती है एंटीसोल्स। क्या मिलती है? एंटीसोल्स। उसके बाद में यहां मिलती है आपकी इंसेप्टी। क्या मिल रही है? इंसेप्टी सोल्स मिल रही है। इंसेप्टी सोल्स। उसके बाद में आपको यहां मिल रही है अल्फी। क्या मिल रही है? अल्फी सोल्स। अल्फी सोल्स। अल्फी सोल्स आपको देखने को यहां पे मिल रही है। और जो आपका इलाका हाड़ौती इलाका है वहां पे वर्टी सोल्स आपको देखने को मिल रही है। अब मैंने ये क्यों बनाया समझो। आप इस बात को समझो, राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं, पूछ ले कौन सी कहां मिल रही है। बड़ा सिंपल है। ऐसा डायग्राम पहले भी देखा है? नहीं देखा? देखा है ना? कहां देखा था?
अपन ने कहीं पढ़ाया था, जलवायु पढ़ाया था। और अरे अभी इस देश की बात कर रहे हैं, ऐसा डायग्राम में देखा था। मैं याद लाता हूँ, आप लोग क्या बोले हो, आप लोग क्या हो बोले हैं, किसे बोल रहे, बोले नहीं बोल रहे। हेलो, ये डायग्राम आपने देखा था जब मैंने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक विभाग, क्या पढ़े थे, राजस्थान के भौतिक विभाग फिजिकल फीचर्स, याद आ रहा है। ये बीच में पट्टी क्या है, अरावली। अरावली कृषि में क्या है, मरुस्थल, जिसको बांटते हो दो भागों में, शुष्क और, इधर क्या था, मैदान, क्या था, इधर क्या था, पठार। अब समझो, आपने मरुस्थल को दो भागों में बांटा, एक बांटा शुष्क, एक बांटा अशुष्क। शुष्क यानी एरिड, शुष्क यानी जो एरिड जोन है वहां मिट्टी कौन सी है, एल्डोसोल। कौन सी है, एल्डोसोल। और ये जो आपका है जो अशुष्क है, वहां कौन सी मिल रही है आपको, एंटीसोल। कौन सी मिल रही है, आपने कोपे में पढ़ा था, दोनों ने पढ़ा था BW BW, हाँ या ना। तो वहां बी भी था, यहाँ क्या है, तुम्हें ए, क्या है यहाँ पे, वहां कोपे में मिट्टी में बी फंस जाता है, जलवन का बी, और यहाँ आपकी मिट्टी में हो जाएगा ए, आपका एरिडो, और फिर आपका हो जाएगा एंटी। अरावली में कौन सा है, इनसेप्टिक। कौन सा मिल रहा है, इनसेप्टिक। और मैदान में कौन सा मिल रहा है, अल्फी। कौन सा मिल रहा है, अल्फी। और जो आपका है यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, भारतीय में आपकी वर्टी। समझो इस बात को यहाँ पे कि जो इलाका आपका, जो इलाका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्टी की, तो वर्टी मीन्स काली मिट्टी है। कौन सी है, यह काली है। और जो आपकी अल्फी है, ये क्या दिखा रही है, जलोढ़। कौन सी दिखा रही है, यह जलोढ़। और ये कौन सी है, आर्द्र। कौन सी मिट्टी है, यह आर्द्र प्रकार की मिट्टी है। और ये आप जो एरिडो पढ़ रहे हो, कौन सी है, रेतीली। कौन सी है, रेतीली। और इसी का एक रेतीली का रूप कौन सा आपका, एंटी। ये 5 प्रकार की मिट्टी राजस्थान में मिल रही है। तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ कौन सी मिल रही है, तो इस तरह से वो क्रम याद रहेगा, और हमारा दिमाग में छपा हुआ है भौतिक भाग, तो हम इसको कर लेंगे, हाँ या ना। ठीक है, पहले हम इसको लिखेंगे, इसके बाद बनाएंगे। एक काम करो, पहले बना लो इसको, फिर लिखवाता हूँ। लिखवाना कुछ है नहीं, इसमें 2 बातें लिखवानी खाली, स्थान पूछे कौन से, छुट्टी कहाँ से हो रही, क्या छुट्टी छुट्टी करते हो यार, ये जीवन मिला है तुमको, तैयारी करने का मौका मिल रहा है, अच्छी बात है, करो जल्द की तैयारी, हाँ या ना। जितना प्रयास कर सकते हो उतना करो, एफर्ट लगाओ अपना, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कमी रखी। सबसे क्या आपके पास, मरुस्थल ना, एरिड, हाँ, सबसे बड़ा हमारा मरुस्थल है, तो हमारा मिट्टी कौन सी मिलेगी, मरुस्थल मिलेगी। कल टेस्ट होना आप लोगों का, टेस्ट होना अगले संडे को, तो क्या दोगे, सब देंगे जो आज पढ़ा दिया सारा। हाँ, देते नहीं है लेकिन कहते तो हैं, हाँ। देखो सस्पेंस है, क्या पता कब क्या हो जाए, ठीक है। मैं कुछ काम अगर करता हूँ तो मुझे पूरा सिस्टम सेट करके कि मेरे घर दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या करना है, प्लानिंग, वो प्लानिंग चल रही है, आप उसका भी पता नहीं लगा पाओगे। अरे हाँ, वो आपकी बेनिफिट के लिए है।
अब जो ये अनिल टॉपिक का तैयार कर लाएगा, इससे पकड़ ली बात, लेकिन हो सकता है वो एक स्किप कर दो टॉपिक, हो सकता है 2 टॉपिक स्किप कर दो, कुछ भी हो सकता है, उल्टा स्टार्ट कर दो, गाड़ी से उल्टी घुमा लिया, बस कुछ भी हो सकता है कि आप पूरा याद करके आओ। कंप्लीट है सबका? हाँ उतारे, जल्दी उतारे, निकलेंगे। इतना मौका हमको मिलता ना, कुछ और करते हैं, कोचिंग करने का मौका मिल जाएगा तो तैयारी करने का मौका मिलता है, तो कुछ और होता है। हाँ बिल्कुल, उससे रिस्क नहीं होता है, उससे तो उसके ऊपर ही है, अब कर लो, वो नहीं है। यहाँ तक कंप्लीट है सभी का? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये जो आपकी मिट्टियां हैं, उसमें अगर हम बात करें, आपका पहली मिट्टी एरिडोसोर्स जो कहां मिल रही है आपको? शुष्क इलाके में मिल रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहे हैं? शुष्क रेतीली मिट्टी हम इसे बोल रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ बात बताऊं कि यहाँ पे आपको कुछ नाम दे रखे हैं, ठीक है। ये नाम जो दे रखे हैं, जैसे केम्बो ऑर्टिस जो आपका है, कैल्सी दे रखा है, इतना ही पूछेगा किस मिट्टी के उपभाग है। आप देखो बाकी किसी में उपभाग नहीं दिख रहे, केवल इसी में दिख रहे हैं, पूछेगा कहाँ जाओगे? एरिडोसोर्स के ऊपर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अल्फी, मैंने बताया था मैदानी भाग में कहाँ मिल रही है, ठीक है। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ है। एंटी जो है वो कैसी है? पूली पीली भूरी मृदा आपकी है। मैंने बताया था आपको कि ये किसी का एक उपभाग है, और वे पढ़कर आए थे कि यहाँ पे बूढ़ी जो आपकी मिट्टी मिल रही है बूढ़ी रेतीली। फिर यहाँ से जब आगे यहाँ से इनसेक्टिसोल जो मिट्टी है, कैसी मिट्टी है आपकी? आर्द्र। कैसी मिट्टी है? आर्द्र, जो अरावली क्षेत्र में मिल रही है। और वर्टी कैसी मिट्टी है आपकी? काली मिट्टी है। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस जो है अपन लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो अपने डायग्राम बनाए उसके अकॉर्डिंग। पहला क्या आएगा? एरिडोसोर्स। देखो एरिडोसोर्स, एरिडोसोर्स शुष्क रेतीली, शुष्क रेतीली, शुष्क रेतीली मृदा, शुष्क रेतीली मृदा। और उसके उपभाग जो है वो नोट कीजिएगा जो लिखे हुए हैं। पहले बार है, और कितना बार निकालोगे? देखो इसमें उपभाग, दोस्तों उपभाग आपसे पूछे अगर तो बता देना, केवल एक ही उपभाग आपने लिखे हैं, वो यही है। ये पढ़ते हो आप? उसमें आता आपके डिटेल्स में उपभाग नहीं आता है? बट व्हाट इज सोल्स होंगे, वो डिटेल में होंगे ना वहाँ पे। मुझे हमारा जो है वो नहीं है, वर्टी सोल्स में भी है उपभाग, वो तो है। उसको सोल्स ने पूछा होगा, हमारे ज्योग्राफी ने पूछा। क्या पूछा? कल बताएंगे, कल लेके आप देखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ उतार देंगे ना, हाँ बिल्कुल, 5 ही खाली है, ये 5 उतार लो साथियों, चलते फिर बना के। वर्टी सोल्स का भी है ऐसा उपभाग, ऐसा सोल्स ने दे रखा होगा, कल लेके आना। नोट नहीं करते वैसा कोई क्वेश्चन आता है उसको नोट नहीं करते अलग से? हमारा तो खाली वैज्ञानिक नाम पूछता है, वैज्ञानिक नाम क्या क्या है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता है, खाली नाम पूछता है।
कंप्लीट है। चले इससे आगे, इसका बाकी है, कीजिए जल्दी इसको। कंप्लीट है सभी का। चलो अगला देखो नेक्स्ट साथियों, पीएच मान के आधार पर मृदा, पीएच मान के आधार पर मृदा, पीएच मान के आधार पर मृदा के प्रकार, पीएच मान के आधार पर मृदा के प्रकार। और जो साथियों प्रकार मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि भाई पीएच मान जो है उसमें एक तो अम्लीय मिट्टी हो सकती है, एक हो सकती है क्षारीय, और एक कौन सी होगी, उदासीन। क्या हो जाएगी, उदासीन। समझेंगे इस बात को कि जो पहला बिंदु है कि मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी का पीएच कितना होगा, 7 से कम है। क्षारीय कितना होगा, 7 से अधिक होगा। और जो उदासीन मिट्टी है उसका पीएच कितना होगा, 7। ठीक है। अब यहाँ पे पीएच क्या होता है, पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कह दो या पावर ऑफ हाइड्रोजन कह दो, है ना। हाइड्रोजन की मात्रा उसमें कितने पीएच अपन हाँ है ना, उसके आधार पे आपने 3 प्रकार के बांटे हैं। अब देखो मिट्टी में अगर पीएच कम है तो दिक्कत है कि नहीं है, दिक्कत है, समाधान करना पड़ेगा। क्या उपयोग में लाओगे, चूना, चूना और जस्ता, चूना व जस्ते का जो चूर्ण होता है उसका उपयोग करोगे। मिट्टी अगर क्षारीय तो जिप्सम का उपयोग करोगे। किसका उपयोग करोगे, जिप्सम का। अच्छा क्षारीय और लवणीय एक ही बात है, अलग अलग, अलग। क्षारीय क्या होती है, क्षारीय मिट्टी कब होगी, अच्छा, और लवणी कब होगी, आज जाके थोड़ा पढ़ना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी कमी की वजह से मिट्टी क्षारीय लवणी होती है, कैल्शियम की मात्रा की वजह से इसका फर्क पड़ता है, एक बार जाके चेक करना आज, ठीक है। चलो अब मिट्टी उदासीन है तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिट्टी में किसी चीज की कमी नहीं है। ये मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है। कैसी है यह, उपजाऊ है। लिखो इसमें साथियों, लिखो पीएच मान के आधार पर मिट्टी को लिखे साथियों। पहला अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा को लिखे, इसमें पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय मृदा, इसमें पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। इस मिट्टी के सुधार के लिए, इस मिट्टी के सुधार के लिए, सुधार के लिए चूना व जस्ते के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस मिट्टी के सुधार के लिए चूना व जस्ते के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इस मिट्टी के सुधार के लिए चूना व जस्ते के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कर रहे हो, चूना और जस्ते के चूर्ण का उपयोग कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा लिखो दोस्तों, इसका पीएच मान 7 से अधिक। इसका पीएच मान कितना है, ओके ठीक, आपस वो आयुर्वेद अभी दिखाई है ना। देखो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए, क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए, क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसका कर रहे हो, जिप्सम। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट उदासीन मृदा, उदासीन मृदा,
इसका पीएच मान 7 होता है, इसका पीएच मान 7 होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। यह मृदा उपजाऊ होती है, यह मृदा उपजाऊ होती है। यह मृदा कैसी होती है? उपजाऊ होती है, उपजाऊ होती है। कंप्लीट यहां तक। जो कृषि विभाग राजस्थान है उससे हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम जो यहाँ चल रहे हैं इस बिंदु पे, वो है आपका मृदा की समस्याओं पे। कहाँ चल रहे हैं? डालो पैडिंग में, मृदा की समस्याएं, मृदा की समस्याएं। और मृदा की समस्याएं हैं, उनमें सबसे जो बड़ी समस्या है वो कौन सी है? क्या है? मृदा अपर्दन, सोइल इरोजन जो आपका है वो सबसे बड़ी समस्या के रूप में आप इसको जानते हो। और इस समस्या को आप कुछ उपनाम देते हो, क्या बोलते हो? इस समस्या को आप कहते हो क्या? इसे कहते हो मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। मृदा की रेंगती हुई मृत्यु पूछा हुआ क्वेश्चन है, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। और इसी समस्या को आप कहते हो मृदा का क्षय रोग। मृदा का क्षय रोग। क्षय रोग क्या होता है? टीबी। व्यक्ति खांस खांस के एक टाइम बाद मर जाता है, हाँ क्या ना? तो इसमें क्या होता है? धीरे धीरे क्या होगा, जब मृदा की परतें हटती रहेगी, जब पोषक तत्व खत्म होते रहेंगे, एक टाइम बाद मिट्टी क्या हो जाएगी? आपकी बंजर हो जाएगी। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि इसे क्या बोलते हैं? मृदा की रेंगती मृत्यु और मृदा का क्षय रोग कहते हैं। अब अपर्दन के प्रकार क्या है? अपर्दन कितने प्रकार से हो रहा है राजस्थान में, बताओ? अपर्दन के प्रकार की जब आपसे बात करेगा तो क्या कहोगे आप? जल और वायु अपर्दन, हाँ या ना? मैं अगर आपको कहूं कि अपर्दन जो है वो एक हो रहा है क्षैतिज, कैसा हो रहा है? एक आपका हो रहा है अपर्दन आपका कैसा? ऊर्ध्वाधर। कैसा हो रहा है? ऊर्ध्वाधर आपका जो है अपर्दन हो रहा है। और एक मैं आपसे कहूं कि एक अपर्दन आपका हो रहा है चादरी, शीट। शीट अपर्दन का क्वेश्चन अभी लास्ट आया था किसी एग्जाम में, और मैंने उसका वो एक्चुअली आया तो सोल्व से था, जब सोल्व करवा रहे थे यूट्यूब पे तो क्वेश्चन मेरे को दिख गया तो मैंने उसको सोल्व करवा दिया, ठीक है। तो करवा दिया तो भाई आता तो करवा दिया मैंने, है ना। अब वो उससे कुछ शायद ऑब्जेक्शन आया सर ऐसा सर ऐसा, तो मैंने पूरा दिखाया कि किस तरह से इसका आंसर ये बनेगा। आप खुद ही देखना, पुराने आपके पेपर है उसमें किसी एग्जाम में आया, मुझे लगता है शायद सुपरविजन में आया था, एफएसओ में आया था, किसी में आया था, ठीक है। तो वहां ध्यान रखना कि ये अपर्दन जो आपका है चादरी अपर्दन से हम कहते हैं। अब समझो बात को कि 3 प्रकार के अपर्दन हमारे पास में है। कौन कौन से? क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है और आपका चादरी है। क्षैतिज मतलब जब धरातल के ऊपर जो आपकी जो सरफेस आपका है उसके ऊपर से मिट्टी जो है वो बहकर या उड़कर जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्षैतिज अपर्दन। यानी ये अपर्दन जो आपका है वो किसके द्वारा हो रहा है? ये जो अपर्दन आपका है, यह अपर्दन जल भी कर सकता है और वायु भी कर सकती है, सब दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर आपका है ऊर्ध्वाधर, मतलब गहराई में। कहां पे? गहराई में जो अपर्दन आपका हो रहा है इसे हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन, या आप इसे कहते हो नालीनुमा अपर्दन, गली इरोजन के नाम से जानते हो, ठीक है। अब ये जो अपर्दन आपका है वो कहां होगा और कौन करता है? मूलतः इस प्रकार का अपर्दन होता है चंबल बेसिन में। कहां होता है? तो हमारे यहाँ पे जो चंबल नदी है यह इस प्रकार का अपर्दन आपका करती है। और लास्ट जो आपका आता है चादरी अपर्दन, इसमें क्या होता है कि पूरी जो पूरी परत है वो पूरी परत क्या होती है? हट जाती है। जैसे मान लो अब ये कहाँ होगा? ये होगा आपके पर्वतीय भागों में, तो ये पर्वत है, ठीक है। इसकी जो आपका इसका जो पिछला दिख रहा है आपको भाग, अचानक से क्या हुआ कि पूरी जो परत है वो क्या हो गई? अपने स्थान से हट गई। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चादरी अपर्दन। ऐसा अपर्दन बारिश के समय में आप देखने को मिलता है आप लोगों को, हाँ या ना? कि भाई पेड़ पौधे लगे हुए थे लेकिन क्या हुआ? अचानक से वो जो है आपका भूस्खलन हुआ और उसमें पूरा पूरा जो है वो आपका जो पर्वत जो है उसका ये वाला भाग नीचे आके बैठ गया। इससे क्या हुआ? इससे अंदर की जो चट्टानें थी वो चट्टानें आपको देखने को मिल रही है।
और उसके ऊपर जो मिट्टी थी वो सब क्या होगी, वहां से हट गई। ऐसा अपरदन कहाँ होगा, ऐसा अपरदन हमारे होगा अरावली में। कहाँ होगा साथियों, ऐसा अपरदन हमें देखने को मिलेगा अरावली में। और अरावली के अंदर भी ध्यान रखना कि सिरोही और आपका जो राजसमंद का इलाका है, इन इलाकों में आपको यह अपरदन ज्यादा देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, सिरोही और आपका राजसमंद। ये पूछे हुए क्वेश्चन आते हैं, तो लिखो दोस्तों, इसमें स्टार्ट करो। समस्या में पहली समस्या लिखोगे मृदा अपरदन। मृदा समस्याओं में आप पहली समस्या लिखोगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को लिखो। मृदा अपरदन को मृदा अपरदन को मृदा अपरदन को मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती मृत्यु, मृदा अपरदन को मृदा की रेंगती हुई मृत्यु, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु वह मृदा का मृदा का क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग मतलब टीबी, मृदा का क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग भी कहते हैं। रेंगती मृत्यु और आपका क्षय रोग भी इसको हम कह रहे हैं। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट अपरदन के प्रकार। अपरदन के प्रकार, अपरदन के प्रकार। और पहला जो अपरदन है वो लिखोगे क्षैतिज अपरदन। क्षैतिज अपरदन, क्षैतिज अपरदन। और लिखो यह अपरदन जल व वायु दोनों के द्वारा होता है। यह अपरदन जल व वायु दोनों के द्वारा होता है। जल व वायु दोनों के द्वारा होता है। दोनों के द्वारा होता है। अब यहां एक बात समझो कि हमारे राजस्थान में ज्यादा अपरदन किससे हो रहा है, जल से हो रहा है, वायु से हो रहा है? क्यों हो रहा है? जल तो है ही नहीं। और जल कब आता है, वर्षा काल में। कब आता है, वर्षा काल में मुश्किल से 10-15 दिन ऐसे होते हैं जब हमारे नदियां बह रही होती है और उससे कुछ अपरदन हो सकता है। लेकिन जो वायु है उसका ज्यादा प्रभाव कहां रहता है, पश्चिमी राजस्थान में, उससे अपरदन होता है। सर्वाधिक अपरदन किससे होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन आप बताएंगे, वायु से होता है। और हमारे राजस्थान का लगभग 20% इलाका ऐसा है जो आपके वायु अपरदन से प्रभावित है। देखो नेक्स्ट बोल सकते हो, राज्य में सर्वाधिक अपरदन वायु से होता है। राज्य में सर्वाधिक अपरदन वायु से होता है। सर्वाधिक अपरदन वायु से होता है। इसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में, इसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में अधिक देखने को मिलता है। इसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में अधिक देखने को मिलता है। इसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, राज्य का लगभग 20% भाग, लगभग 20% भाग वायु अपरदन से प्रभावित है। राज्य का लगभग 20% भाग वायु अपरदन से प्रभावित है। कितना दोस्तों, 20% जो भाग आपका है वो आपका वायु अपरदन से प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्षैतिज अपरदन, सॉरी आपका ये ऊर्ध्वाधर अपरदन। क्या आ जाएगा नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर अपरदन ऑब्लिक अवनालिका अपरदन। ऊर्ध्वाधर अपरदन ऑब्लिक अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन को लिखें।
यह अपरदन गहराई में होता है, यह अपरदन गहराई में होता है, गहराई में होता है। इसे नालीनुमा अपरदन भी कहते हैं, इसे नालीनुमा अपरदन भी कहते हैं, नालीनुमा अपरदन भी कहते हैं। राज्य में चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। राज्य में चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। राज्य में चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। कौन सी साथियों? चंबल नदी। मैंने आपको बताया था चंबल नदी के बारे में, बीहड़, उत्खात भूमि, याद आ रहा है? आया ना? सर्वाधिक बीहड़ कहाँ बनते हैं? कहाँ मिल रहे हैं? कोटा में। कहाँ मिल रहे हैं? कोटा के अंदर मिल रहे हैं। तो जो बीहड़ बन रहे हैं वो बीहड़ किससे बन रहे हैं? किसी ऊर्ध्वाधर या आपके अवनालिका अपरदन से बनते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, चादरी अपरदन। चादरी अपरदन, चादरी अपरदन लिखेंगे। देखो, इस प्रकार का अपरदन, इस प्रकार का अपरदन मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियों में होता है। इस प्रकार का अपरदन मुख्य रूप से अरावली पहाड़ियों में होता है, अरावली पहाड़ियों में होता है। इससे सर्वाधिक प्रभावित जिले सिरोही व राजसमंद है। कौन दोस्तों? सिरोही व राजसमंद है। इससे सर्वाधिक प्रभावित जिले सिरोही व राजसमंद है। तो हमारे जो ज्यादा अपरदन हो रहा है कौन सा हो रहा है? क्षैतिज वायु वाला। बाकी क्षैतिज में वायु और जल दोनों आ गए, फिर ये है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट जो हमारी समस्याएं हैं, तो हमने एक समस्या पढ़ी थी, तो खाली कौन सी पढ़ी है? मृदा अपरदन की। क्या हो गया? कुछ कहना चाह रहे हो? ये क्या था? ठीक। देखो नंबर 2 पे देखो, खरपतवार की समस्या। खरपतवार की समस्या और मृदा लवणता की समस्या, मृदा लवणता की समस्या और उर्वरता में ह्रास, उर्वरता में ह्रास, कमी आ रही है, उर्वरता में ह्रास हो रहा है। एक समस्या कल पढ़ के आए थे, मरुस्थलीकरण। क्या पढ़ के आए थे? मरुस्थलीकरण से क्या हो रहा है? जो उपजाऊ मिट्टी है वहां अगर दूसरी मिट्टी आ जाएगी तो उसका क्या होगा? ह्रास हो जाएगा, मरुस्थलीकरण। और जिसमें हमको डिटेल से बात करनी है, वो समस्या कब आ रही है? वो है आपकी नंबर 6 पे सेम की समस्या। सेम की समस्या, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे भी। सेम की समस्या, हाँ बताओ ना। अपने को जो डिटेल बात करनी है इसके बारे में बात करनी है, सेम की समस्या के बारे में बात करनी है। तो एक बार इनको 5 नाम उतार लो, खाली 6 नाम आपके रखे उतार लो, फिर अपन सेम समस्या की बात ज्यादा डिटेल से करेंगे। डिटेल में मतलब कोई ऐसा नहीं 2-3 पेज लिखा होगा, मुश्किल 4 महीने हैं तो क्यों लिखेंगे? मैं वो दिख रहा है, आप लोग कहाँ देख रहे हो? अर्जुन तुम्हारी नजर कहाँ है पता है मुझे, तुम्हारे को जो है चिड़िया की आंख दिख रही मुझे पता है, ये मछली की आंख है, चिड़िया की आंख है। चलो, जहां भी तुम्हारी आंखें हैं उधर ले आओ, वापस से एंगल थोड़ा चेंज कर लो, आ जाओ। क्या बात कर रहे हैं अपन? सेम की समस्या। क्या बात कर रहे हैं? सेम की समस्या की बात कर रहे हैं। सेम की समस्या जो आपकी है
ये बेसिकली है क्या, ये समस्या आपकी जो है वो जलाधिक्य की समस्या है। जलाधिक्य मतलब जल की अधिकता, जलाधिक्य मतलब क्या हो रहा है, जल की अधिकता, है ना। तो ये जो समस्या है, ये समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, जहां पे जल की मात्रा ज्यादा है। जहां पे जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब आपको राजस्थान में जल की मात्रा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ होता है जहां की मिट्टी पानी को सोख नहीं पा रही है, और वो इलाका है मरुस्थलीय। और ये समस्या जो आपको कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है नहरी क्षेत्र में। कहाँ मिल रही है, जो नहरी क्षेत्र है वहां पे ये समस्या देखने को मिल रही है। और इसमें आपको जो जिले शामिल आ रहे हैं, वो शामिल जिले कौन से बताओ, वो है हनुमानगढ़ और आपका गंगानगर। सबसे प्रभावित कौन सा है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो इलाका आपका हनुमानगढ़ है, यहाँ पे बडोपल, क्या इलाका है, बडोपल का क्षेत्र है, भगवान दास और आपका देहीदास, ये जो इलाके हैं ये इससे ज्यादा प्रभावित आपके हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो नहर आपने बनाई थी, जैसे मान लो नहर बनाई, जब नहर का निर्माण किया होगा, क्या किया होगा, नहर को बिल्कुल पक्का किया होगा, हाँ या ना। अब जब निरंतर बड़ी मात्रा में पानी इसमें आ रहा है, तो क्या होगा, जो नहर का तल है वो तल क्या हो गया, उखड़ गया। अब वो पानी कहाँ जाएगा, नीचे। अब नीचे क्या है, बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, पानी को सोखती नहीं है। तो क्या होगा कि जो नहर के आसपास का जो बेल्ट है, उस इलाके में पानी क्या हो रहा है, भर रहा है। और वहां जब पानी जब भर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, दलदल उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, और वो दलदल उत्पन्न होने से क्या हो रहा है, वहां का जो इकोसिस्टम है खत्म हो रहा है। कैसे, कि जो इलाका कृषि का था, वहां पे कृषि नहीं हो पा रही, वहां दलदल बन गया, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम आपका बदल रहा है। तो ध्यान रखना कि यह जो समस्या आपकी है, मैंने बताया कि यहाँ पे दलदल उत्पन्न हो रहा है, और दलदल जो आपका उत्पन्न हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो समस्या है वो पारिस्थितिकी तंत्र की समस्या हो गई। किसी समस्या हो गई, तो यहाँ पे जो है आपका पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। इस वजह से समस्या आपकी बड़ी है। अब आप कहो सर इलाज क्या है, इलाज बताओ क्या है इसका। इलाज ये है कि जिप्सम का प्रयोग करो, जो पानी को सोखता नहीं है। और क्या इलाज है, और इलाज इसका ये है कि आपने एक परियोजना चलाई है। आपने क्या चलाई है, एक परियोजना चलाई है जिसे हम कहते हैं इंडो डच जल निकासी योजना। इंडो डच जल निकासी योजना चलाई आपने। इससे क्या हो रहा है, इसमें आप जो है एक जो वृक्ष है उसका उपयोग कर रहे हो, और जो है वो सफेद वृक्ष कौन सा है, सफेदा। क्या है साथियों, सफेदा, जिसे क्या बोलते हैं, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो आपका है, इसका हम उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो आपका वृक्ष है वही पत्तेगा जहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, ये ज्यादा पानी पीता है, मेरे साथ है ना। मैं कुछ पानी पी जाता हूँ तो कुछ लोग देखते हैं सर पानी पी रहे हैं, अरे पानी पी रहा हूँ चोर नहीं है, ठीक है, तो तुम क्यों देखते हो, हैं। चलो, हाँ, आ जाओ वापस लाइन में। तो ये जो आपका पौधा है, ये आपको वहां मिलेगा जहां पे वर्षा ज्यादा होती है, जब पानी की मात्रा ज्यादा है। ये ज्यादातर तालाबों के आसपास मिलेगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ मिलेगा आपका कहाँ पे, पतसागर के आसपास। तो ये क्या है साथियों, ये आपका जो है साथियों, ये वहां लगाएंगे तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा पानी है उसको सोख लेगा। क्या कर लेगा, सोख लेगा, और जो आपका जो जलाधर की समस्या है वो कम हो सकती है। तो किस वृक्ष का उपयोग कर रहे हो, सफेदा या यूकेलिप्टस का पौधा जो है उपयोग कर रहे हो। ये कहाँ का पादप है, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है, अपने आप जो है मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे लिखे, देखो देखो सेम की समस्या, देखो यह जलाधिक्य की समस्या है, यह जलाधिक्य की समस्या है, जलाधिक्य की समस्या है, जो जो मूल रूप से नहरी क्षेत्रों में मिलती है, जो मूल रूप से नहरी नहरी केनाल जो एरिया है, नहरी क्षेत्रों में मिलती है, नहरी क्षेत्रों में मिलती है। इससे यहां दलदल की उत्पत्ति होती है, इससे यहां दलदल की उत्पत्ति होती है, तथा तथा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आता है, तथा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आता है,
तथा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आता है। इससे हनुमानगढ़ व गंगानगर इससे हनुमानगढ़ व गंगानगर अधिक प्रभावित है। इससे हनुमानगढ़ व गंगानगर अधिक प्रभावित है। कंप्लीट। नेक्स्ट को हनुमानगढ़ में बड़ोपल जो है आपका, ये साइफन इलाका है। कैसा इलाका है? साइफन। जानते हो साइफन क्या होता है? कोई बात नहीं, बताएंगे अभी आपको। बड़ोपल में एक अपन जो है पक्षी गण बनाएंगे, प्रस्तावित किया हुआ है। ठीक है। बड़ोपल भगवान दास व देईदास क्षेत्र इससे अधिक प्रभावित है। है ना। भगवान दास और देईदास और बड़ोपल। साइफन की बात करते हैं। जैसे दो नहरें हैं, जब वो क्रॉस करेंगी, अब कैसे क्रॉस करेंगी? सब एक नहर मान लो जा रही है, एक ही जा रही है, तो क्या करोगे आप? एक नहर में क्या करोगे? दूसरी तरफ ले जाओगे और एक क्रॉस के ऊपर ले आओगे। जहां वो क्रॉस हो जाएगा, क्या कहलाएगा आपका? साइफन। क्या कहलाएगा? साइफन। हमारे उदयपुर में साइफन चौराया है। क्या है? साइफन चौराया है। तो कैसे कि वहां एक नदी ऊपर से जाती है और एक नहर आपकी नीचे जा रही है। क्या बोल दिया सुपन ने? साइफन बोला। समझ में आ रही बात? तो कई सारी ऐसी नहरें आपको मिल जाएगी भारत के अंदर जिनमें इस तरह की क्रॉसिंग होती है। जो पानी आपको दिखेगा कि सब मिक्स हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, वो एक पानी का जा रहा है, एक पानी आपका जा रहा है। ये जो सिस्टम है, ये कहां से आया? अंग्रेजों से आया। कहां से आया? अंग्रेजों के द्वारा हमारे पास आया है। आगे नोट करो। नेक्स्ट को सेम की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेम की समस्या के समाधान के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच जल निकासी परियोजना चलाई जा रही है। जिसमें सफेदा ऑब्लिक यूकेलिप्टस वृक्षों को लगाया जा रहा है। कौन सा वृक्ष लगा रहे हैं? सफेदा ऑब्लिक। और उसके करना ब्रैकेट में, यह ऑस्ट्रेलियाई पादप है। ठीक है साथियों। इसके बाद आगे जो बाकी रह रहा है बिंदु, वो अपन नेक्स्ट जो हमारी क्लास आई उसमें करेंगे। मैं कोशिश कर रहा था हो जाए, लेकिन टॉपिक बड़ा है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें समय लगा है। कल अपन नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें बात करेंगे। ठीक है साथियों। ओके। टीवी बंद हो गई क्या? हमारे समझ में 2-3 बार क्वेश्चन